हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज है सैटरडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, पेंसिल्वेनिया लीड्स गेट बिडेन क्लोजर टू विक्ट्री। अब ये जो पेंसिल्वेनिया है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूएसए। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही वहाँ पे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो उसमें से एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया में जो है जो बाइडेन वो लीड कर रहे हैं, और जो बाइडेन के पास अभी 253 जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट्स हैं वो ऑलरेडी हैं। और अगर वो पेंसिल्वेनिया को और जीत जाते हैं, अभी वो लीड कर रहे हैं वहाँ से, सो इजीली ही विल हैव 270 मार्क, तो वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वोटिंग अभी भी जो वोटिंग की काउंटिंग है वो अभी भी जारी है। उसमें से जो नेवेडा है वहाँ पे 6 वोट्स हैं। देन एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। तो उसमें से पेंसिल्वेनिया में बिडेन लीड कर रहे हैं, तो वो जो है वो जीत के ज़्यादा करीब हैं। अब यूएसए में जो इलेक्शन है उसमें जॉर्जिया में रिकाउंटिंग चल रही है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है आरोप लगाया है कि हो सकता है जॉर्जिया में इलेक्शन में थोड़ी कोई फ्रॉड हुआ है, वोट्स अच्छे से काउंट नहीं हुए हैं, तो उसके बेसिस पे तो वहाँ पे ये टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करेगा किसी भी तरह से ट्रांसगिशन जो एलएसी पे होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होता है। इंडिया जो है वो इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अनप्रोवोक्ड टैक्टिकल मिलिट्री एक्शंस। मीन्स कोई भी जो चाइना से जो पार्टी है वो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का अटैक करती है और अगर वो प्रोवोकेशन करती है, तो इंडिया उसको अलाउ किसी भी तरह से नहीं करेगा। अब ये जो बात है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने इंडिया और चाइना का जो 8th राउंड ऑफ टॉक है, कॉर्प्स कमांडर लेवल का जो टॉक चल रहा है इंडिया और चाइना का, बिकॉज जो लद्दाख है वहाँ पे चाइना ने जो अटैक किया था, उसके बेसिस पे ये 8th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है चोसुल में, जिससे कि जो ऑनगोइंग जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सीडीएस। तो एक बार सीडीएस को डिस्कस कर लेते हैं। जो सीडीएस है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यू कैन रिलेट दिस विथ जनरल स्टडीज़ पेपर 3, डिफेंस, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। जो अलग अलग इंडिया में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो कैसा मैंडेट है, उनका क्या काम है, इसके बारे में। अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसकी पोस्ट को क्रिएट किया गया था इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए टॉप लेवल पे। पहले ऑलरेडी जो है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के जो चीफ हैं वो रहते थे, लेकिन उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो उस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। दैट पोस्ट इज़ नोन एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद अलॉन्ग विथ इट, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ जो मिलिट्री अफेयर्स है, एक वो डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया जो कि 5th डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब जब सीडीएस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो ये जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म था कारगिल वॉर के बाद, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी की, आखिर कारगिल में ऐसा क्या हुआ, क्या इंडिया को चेंजेस करने चाहिए थे, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। तो जो कारगिल रिफॉर्म कमेटी है जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने बताया कि सीडीएस जो है उसका क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, और फिर वो 2012 में भी नरेश चंद्र कमेटी ने भी वही बात बोली। अब जो रोल क्या है सीडीएस का, सीडीएस जो है वो एक परमानेंट चेयरमैन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी विच ऑल्सो हैव 3 सर्विस चीफ एज मेंबर। अब यहाँ पे एक कमेटी है
जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और इसमें 3 सर्विस चीफ जो हैं वो मेंबर्स हैं, जो आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो उसके मेंबर्स हैं। अब इनका जो कोर फंक्शन है वो ग्रेटर ऑपरेशनल सिरिंजी, सिरिंजी मीन्स दोनों के बीच में जो तालमेल है, तीनों चारों के बीच में जो तालमेल है वो बना के रखना इंडियन मिलिट्री, और उनके जो इंटर सर्विसेज फंक्शन हैं, उनको फ्रिक्शंस हैं जो उनके बीच में जो झगड़ा है उसको कम से कम करना, और वो जो है हेड करेंगे न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब सीडीएस जो है वो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र रहेगा डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ का, जो भी 3 सर्विस को इन्वॉल्व करेगा। अब ऑल द 3 सर्विस चीफ विल बी ओबलाइज टू कन्फाइन देयर काउंसिल द इशू पर्टेनिंग विद रिस्पेक्टिव सर्विसेज। अब कोई भी जो सर्विसेज हैं 3 सर्विसेज, उससे रिलेटेड कोई भी सलाह लेनी होगी सो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेंगे। अब ये जो है इसका काम है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे अपने लिए, दैट फाइनेंस पैनल वांट्स ऑफ रेजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट्स। अब जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को। उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है यहाँ पे ये न्यूज़ दी हुई है कि जो गवर्नमेंट जीएसटी सेस कलेक्ट करती है, सिन जो गुड्स होते हैं जैसे कि सिगरेट, पान मसाला और अल्कोहल और एयरेटेड ड्रिंक्स, इन पे जो गवर्नमेंट है वो सेस लेती है, जो सेस जीएसटी कंपनसेशन सेस के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो रेवेन्यू जनरेशन होता था पहले जब जीएसटी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, वो थोड़ा ज़्यादा रहता था। तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाती है, और फिर जो वो सेस कलेक्ट होता है उस सेस से स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू में जो कमी होती है उसकी भरपाई करती है। तो यहाँ पे जो जीएसटी सेस है वो उसका जो कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल देखा गया। तो अब बात ये हो रही है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस में जो शॉर्टफॉल है वो तो स्टेट्स की भरपाई के लिए था, अगर उसमें कमी है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उसको करेगी कंप्लीट। अब वो 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक हो सकता है जून 2022 में, और 2.35 लाख करोड़ रुपीस अभी वो ऐसा है कि अभी वो कम है। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब फाइनेंस कमीशन अपनी जो है वो रिपोर्ट देता है। फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने अपनी 2 रिपोर्ट्स बनाई हैं, इस बार यूनिकली 2 रिपोर्ट बनाई हैं। प्रीवियसली ऐसा रहता था सिस्टम की जो फाइनेंस कमीशन है वो 5 साल के लिए अपनी रिपोर्ट बनाता था, लेकिन इस बार जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंट होने से जो है थोड़े चेंजेस आए, तो फाइनेंस कमीशन ने अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट 1 ईयर के लिए दी। उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो अगले 5 साल के लिए 21 से 26 के लिए भी रिपोर्ट जो है वो देने वाला है। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन, तो एक बार उसको नोट्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसमें आपका जो टॉपिक है वो अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आपका जो यूपीएससी मेन पेपर 3 का जो टॉपिक है वो इससे कवर हो रहा है। अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें प्रीलिम्स के लिए फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और उसमें क्या नीड है रिफॉर्म की। अब यहाँ पे जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नवंबर 2017 में अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री एन.के. सिंह। जो एन.के. सिंह है वो एक एक्स IAS ऑफिसर हैं, टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब जो फाइनेंस कमीशन है उसका मेन काम होता है कि वो स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उस टैक्स में से स्टेट्स को कितना मनी, किस स्टेट्स को कितना मनी मिलना है ये डिसाइड करती है। और जो फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक के लिए। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली
फाइनेंस कमीशन का काम होता है रिकमेंडेशन देना कि जो टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के पास आया है उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को कितना मनी देगी और उसमें से हर स्टेट्स को कितना जो रेवेन्यू है वो शेयर करना है। अब जो फर्स्ट दो तरह के जो डेवोल्यूशन होते हैं, पहला जो है वो वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेट सपोज 100 रुपये आए तो 15th फाइनेंस कमीशन का कहना है कि उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को 41% जो मनी है वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो 100 का 41% 41 रुपीज़ हो जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट 41 रुपीज़ स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी। अब उसमें से भी जो फाइनेंस कमीशन है उसका क्राइटेरिया है अलग अलग स्टेट्स को कितना मनी पहुंचाना है। सो दैट इज़ नोन एज फर्स्टली वी आर हैविंग वर्टिकल डेवोल्यूशन, देन वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन टू ईच स्टेट्स। तो अब फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन, कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन देती है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में वो जो भी होता है उसके बेसिस पे अब ग्रांट एंड एड होती है। जैसे जो ये वर्टिकल डेवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के अलावा कुछ ग्रांट एंड एड होती है जो कि लोकल बॉडीज़, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उनको भी मनी की ज़रूरत होती है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 280 के अंडर। और ये जो एक्ट है 1951 का फाइनेंस कमीशन एक्ट, उसके बेसिस पे एंड द फाइनेंस कमीशन सैलरीज एंड अलाउंस रूल्स 1951 के बेसिस पे होता है। अब चेयरमैन जो है वो सेलेक्ट किया जाता है ऐसे पर्सन जिनके पास पब्लिक अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और जो 4 अदर मेंबर्स हैं वो ऐसे पर्सन्स में से चुने जाते हैं जो कि कोई हाई कोर्ट का जज है या किसी को नॉलेज है फाइनेंस और अकाउंट्स गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का, और नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसे 4 पर्सन्स को चुना जाता है। अब जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की वो इम्प्लीमेंटेड की जाती हैं, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से ये करता है। उसके बाद कुछ जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पूरी की जाती हैं। अब यहाँ पे आप ये पूरे नोट्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके ये सारे जो नोट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपका जो बेनिफिट है वो ये रहता है कि जो पूरा न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं इन डेप्थ उनका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और जो न्यूज़ है वो तो एक तरह से जो है डायनेमिक होती है, कल फिर से जो न्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, बट जो उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो स्टैटिक टॉपिक रहते हैं। और वो आपने अगर न्यूज़पेपर 1 मंथ आप कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच कर रहे हैं, नोट्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो 1 मंथ में आपका बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 स्टैटिक टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो जब आप स्टैटिक को कवर करेंगे कोई भी बुक में से तो आपको बहुत सारा पहले से ही क्लियर रहेगा, तो आपका जो टाइम है वो उसको कवर करने में भी बहुत कम लगेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ सीवियर पॉल्यूशन कंट्रोल टू कंटिन्यूज टू चोक कैपिटल। अब जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो सीवियर है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्टबल बर्निंग है उससे जो आने वाला स्मोक है उससे उसको कर्ब करने के लिए पंजाब और हरियाणा जो गवर्नमेंट है उनसे भी बोला कि वो अपने यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली में जो फार्मर्स हैं वो अपने यहाँ पे जो स्टेबल है उसकी बर्निंग करते हैं जिससे भी दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में सिचुएटेड है उन्होंने एक बायोडिकम्पोज़र प्रिपेयर किया है जो कि अगर फार्मर्स अपने खेत में डाल देते हैं तो वो एक फंगस पे बेस्ड डिकम्पोज़र है जो कि स्टबल को 20 डेज़ में ही डिकम्पोज कर देता है और उससे एक अच्छा खासा मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने एक पैनल को प्रिपेयर किया है, एक कमेटी बनाई है जो कि ये उसका इम्पैक्ट जो है जो डिकम्पोज़र है उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट चेक करने के लिए जो कमेटी है वो इस बात को चेक करेगी। और फिर अगर
ये चीज़ ठीक होती है तो उसको और भी ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पैनल स्टार्ट वर्क टू चेक स्टेबल बर्निंग। अब जो स्टेबल की बर्निंग है उसको रोकने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म की है, वो पैनल जो है वो अपना वर्क कर रही है। ये बात यूनियन गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की विद द हेल्प ऑफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो अब यहाँ पे अपने लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एयर क्वालिटी को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या होता है, और साथ में जो सफ़र का सिस्टम है SAFAR वो क्या है। तो एक बार नोट्स के बेसिस पे उन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है उसके अंडर आता है। अब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रिपेयर किया जाता है कोई लॉ के बेसिस पे, जो कि गवर्नमेंट जिसको पास करती है लोकसभा राज्यसभा में, उसको लॉ बोला जाता है। तो उस लॉ के बेसिस पे जो रूल बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑलरेडी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करके या कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी उसके बारे में है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज दे हैव बीन प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं होते हैं और किसी स्टैट्यूट के बेसिस पे भी नहीं बनाए जाते, वो ऐसे नॉर्मली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना दिए जाते हैं, तो वो एक अलग केस है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में अंडर द वाटर एक्ट। और जो लेटर इसकी जो फंक्शंस हैं, क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको अंडर द एयर एक्ट जो है उसको बनाया गया। अब वाटर पोल्यूशन, जब कोई भी वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर दिया जाता है कोई केमिकल से या फार्म प्रोड्यूस से, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। देन एयर पोल्यूशन। अब CPCB का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, फिर मेंबर, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं। अब यहाँ पे पॉल्यूशन इनके जो CPCB है वो 9 टॉपिक पे वर्क करता है। पॉल्यूशन का असेसमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबोरेटरी मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इमिशन, इसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट, ये सारे काम होते हैं। और ये CPCB जो है वो स्टेट्स के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनके वर्क में कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो 6 कैटेगरीज होती हैं उसमें, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटरी, पॉल्यूटेड, पुअर एंड वेरी पुअर एंड सीवियर। इस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी रिपोर्टिंग डेली की जाती है, जिससे कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ सके कि उनके आसपास जो है एयर क्वालिटी किस तरह से है। और ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस बात पे फोकस किया जाता है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए कि क्या हेल्थ इम्पैक्ट हैं एयर क्वालिटी अगर ख़राब हो जाती है उससे। अब AQI जो है वो कैलकुलेट किया जाता है 8 मेजर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बेसिस पे। सबसे पहला जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन, देन PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और जो एयरबोर्न पार्टिकल हैं, जो कि एयरबोर्न पार्टिकल PM10 और PM जो 2.5 है, उसके बेसिस पे ये पता लगाया जाता है। अगर वो है तो वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए इंडिया में। अब इसको जो लॉन्च किया गया था 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, जिससे कि एयर क्वालिटी को जज किया जा सके एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब ये डेवलप किया गया था CPCB ने कंसल्टेशन के साथ, IIT कानपुर का जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने इसको बनाया था। अब नेक्स्ट है लास्ट जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने
इंट्रोड्यूस किया एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में। इसमें जो ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर सिटी में, उसको देखा जाता है। ये जो सिस्टम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट पुणे ने डेवलप किया था। इसमें एक जाइंट जो एलईडी डिस्प्ले है उसका यूज़ किया जाता है, जो कि रियल टाइम पे एयर क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो सफ़र है वो इंडिया का फर्स्ट एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल है, जो कि दिल्ली में है। इसमें जो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो है वो नज़र रखी जाती है, जैसे कि टेम्परेचर क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, रेनफॉल पैटर्न क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। और इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो उनको भी मॉनिटर किया जाता है, जैसा कि पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में था PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। तो इस तरह से ये सफ़र का सिस्टम है। आप पूरे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है अपने पास, इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है वायरस इंश्योरेंस फॉर स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, वो एक फर्स्ट ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है 8 in the 8 state northeast to provide इंश्योरेंस कवर्स अगेंस्ट कोविड-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। आज जो पक्के टाइगर रिजर्व्स के जो स्टाफ है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि 1 लाख रुपीज़ की होगी। अब यहाँ पे अपने लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पक्के टाइगर रिजर्व एज वेल एज जो टाइगर रिजर्व हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है पक्के कैसांग डिस्ट्रिक्ट। पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो पैखू और पक्के उसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, और इसको टाइगर रिजर्व 2002 में बनाया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो नामेरी नेशनल पार्क आसाम से नॉर्थ साइड में जुड़ा हुआ है और साउथ ईस्ट में जुड़ा हुआ है, और ये जो है वो पक्के रिवर के अलोंग लाई करता है। अब यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर प्रोविज़न ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको 2006 में अमेंड कर दिया गया, और इसको टाइगर कंजर्वेशन पावर भी प्रोवाइड की गई। अब प्रोजेक्ट टाइगर एक ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरह की स्कीम होती हैं, एक स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक होती है सेंट्रल सेक्टर। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो पूरा मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज इट्स नेम इज़ सेंट्रल सेक्टर, मींस वो सेंट्रल की स्कीम है। देन नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इस स्कीम में जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उन ऐसा कोई रेशियो जो 60-40 या 70-30 का रेशियो होता है, 70% सेंट्रल गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड करेगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो पहाड़ी वाले स्टेट हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उनके लिए थोड़ा रेशियो डिफरेंट होता है, वो हर एक स्कीम में अलग अलग होता है। अब इंडिया में जो है वो 2967 टाइगर्स हैं, और उनमें से जो आधे हैं वो मध्य प्रदेश कर्नाटका में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन टाइगर की 2014 से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30%। अब यहाँ पे अपने लिए कोई भी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ खड़से उर्मिला लिस्ट ऑफ महाविकास अघाड़ी नॉमिनीज फॉर काउंसिल सीट। अब ये जो न्यूज़ है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या होती है, उसका क्या प्रोरोगेटिव होता है, ये डिस्कस करना है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो विधान परिषद
जैसे कि पार्लियामेंट में जो है लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा अपर हाउस है, वैसे ही स्टेट्स में जो है वो विधान परिषद जो है वो अपर हाउस है। ऐसी स्टेट में जहाँ पे जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होती हैं वहाँ पे। इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी हर एक मेंबर जो स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसका 6 साल का टर्म होता है। अब हर बार हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं, उनके लिए जो है वो इलेक्शन होता है, जैसा कि राज्यसभा में होता है। अब मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके मेंबर जो हैं इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए, 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, मेंटली साउंड और नॉट इंसॉल्वेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता है। अंडर आर्टिकल 171 तो वो काउंसिल में जो मेंबर्स हैं वो जितने भी एमएलए हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 40 मेंबर्स से कम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एमएलसी को कुछ इस तरह से चुना जाता है, जो 1/3 ऑफ मेंबर हैं वो लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से चुने जाते हैं। 1/3 जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं। और फिर उसके बाद 1/6 जो हैं वो गवर्नर चुनता है, जो जिनके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट में। और 1/12 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट के द्वारा, जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स जो ग्रेजुएट होते हैं और रेसिडेंट हैं उस सिटीज़न के। और 1/12 जो हैं वो इलेक्ट करते हैं एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर इन टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे एबोल्यूशन ऑफ एलसी, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे कुछ स्टेट्स ने डिमांड की है कि उनके यहाँ इस्टेब्लिश कर दी जाए एलसी को, और ऐसी भी कुछ डिमांड है जहाँ पे ये डिमांड आई है कि वो जो है वो अबॉलिश करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो अंडर आर्टिकल 169(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सकता है या फिर अबॉलिश कर सकता है काउंसिल को, इफ़ इसमें कंडीशन है कि अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करे। जो रेजोल्यूशन है वो मेजॉरिटी होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी होना चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग। अब अंडर आर्टिकल 168 स्टेट जो है वो या तो उनके पास एक हाउस हो सकता है या 2 हाउस हो सकते हैं। आर्टिकल 169 लीव्स द चॉइस ऑफ हैविंग अ विधान परिषद टू इंडिविजुअल स्टेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इस बात के ऊपर जो है डिस्कशन हुआ, ऐसा आर्ग्यू किया गया कि सेकंड हाउस जो है वो एक जो है वो चेक, कोई भी ऐसा हेस्टी एक्शन, अचानक से कोई एक्शन ले लेती है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको रोकने का काम करेगी, इसलिए इसको क्रिएट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है काउंसिल स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश में है, इसके साथ साथ बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी, इन स्टेट्स में जो है जम्मू एंड कश्मीर में पहले थी लेकिन उसको बाइफरकेट कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, तो वहाँ पे वो डिज़ोल्व हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है MHRC आस्क रायगढ़ SP टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट इन अर्नब अरेस्ट केस। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो अर्नब गोस्वामी हैं, जो रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हैं, उनको मुंबई रायगढ़ पुलिस ने उनके जो रेसिडेंस है वहाँ से बिना किसी वारंट और स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट या कोर्ट में जो केस है उसको पहुँचाए बिना, जो केस बंद हो चुका था 2018 में, उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया। तो इसके बाद जो महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनसे SP से ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का बोला है। अब अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका क्या प्रोरोगेटिव है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 12 अक्टूबर 1973 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब जो एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी क्रिएट किए जाने चाहिए, जैसे कि अभी महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन देखा था।
अब NHRC जो है वो इंडिया में जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उसको प्रमोट करती है और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है। अब कमेटी जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें कि एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है और 6 मेंबर की कमेटी जो है वो होती है। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज और बोथ द हाउस इन पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट कमेटी है कि जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा राज्यसभा के अपोजिशन लीडर्स हैं। और ये जो कमेटी है वो उसमें जो हेड है वो 3 इयर्स के लिए अपना टर्म होल्ड करता है या फिर अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। अब प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में उसके चेयरमैन को। अब यहाँ पे अगला जो अब कुछ एडिटोरियल्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पे जो है 4 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो न्यू डॉन, और उसके बाद ये इंडिया अमेरिका रिलेशन के बारे में ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट ये जीएसटी के ऊपर है, जो ये मोबिलिटी के लिए जो डिसेबल पीपल यूज़ करते हैं उसमें जीएसटी लगाया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे राइटर ने अपना पॉइंट रखा है। देन इसके बाद जो है वो मैरिज के बाद जब जो डाइवोर्स होता है तो उसमें क्या लॉ है और उसके बेसिस पे कैसे कंपनसेशन जो है वो वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है, इसके बेसिस पे ये आर्टिकल है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बात करता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे जो है वो लीड ले ली है जो बाइडेन ने, और जो कि एक स्विंग स्टेट है, ऑब्वियसली वो रिपब्लिकन लीनिंग स्टेट है, बट फिर भी वो जो है वहाँ से जो पूरी तरह से लीड कर रहे हैं जो बाइडेन। तो अगर वो वहाँ से जीत जाते हैं तो उसके बाद उनके पास आसानी से 270 जो सीट्स हैं वो हो जाएंगी और फिर वो 46 यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात है वो जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा एंड एरिज़ोना, कोई अगर इनमें से कोई भी 2 अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो उनका जो है वो 270 वो आसानी से कर लेंगे। और however an obstacle in his path to oval office means होता है जो उनका वाइट हाउस है उसको ओवल ऑफिस बोला जाता है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इस बात के लिए थ्रेटन किया है कि वो लीगल एक्शन ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे ये पूरी तरह से एक न्यूज़ है। देन नेक्स्ट है कि बाइडेन का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, पुराना और अभी का, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल बात करता है। इस आर्टिकल की जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से होती है कि यूएस के जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं या फिर फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लीड ले रहे हैं। तो अगर वो जो है जीत जाते हैं तो इंडिया के साथ उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और इंडिया यूएस रिलेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब पहले की जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं कि 2009 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को ये काम दिया था कि वो अफ़गानिस्तान के लिए एक अल्टरनेटिव प्लान बनाए। तो वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया था कि 4 लाख जो ट्रूप्स हैं वो अभी अफ़गानिस्तान में हैं, और उन्होंने ये सजेशन दिया था कि जो ट्रूप्स हैं उनको बाहर ले लेना चाहिए अब अफ़गानिस्तान से, और उन्होंने उसको काउंटर टेररिज्म प्लस एक नाम दिया था। अब यहाँ पे इसके बाद लेकिन हालांकि जो उनकी बात है वहाँ के जो ओबामा हैं जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने जो है मिलिट्री प्लान को की बात मानी और 33,000 जो है एक्स्ट्रा ट्रूप वहाँ पे भेज दिए। अब
एक डिकेड के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आई तो उन्होंने भी वही सिमिलर जो बाइडेन का आइडिया था वो पिकअप किया और लार्ज स्केल पे जो यूएस के ट्रूप हैं वो वहाँ से बाहर निकाल लिए अफ़गानिस्तान से। हालांकि उन्होंने अपॉइंट किया जो जेलमी खालिद जाद हैं उनको तालिबान के साथ जो है बातचीत करने के लिए। अब यहाँ पे जो बाइडेन हैं और जो ट्रंप है उनकी इंटरनेशनल एरेना में जो काम करने का तरीका है वो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। जो बाइडेन जो हैं वो लेफ़्ट नीलिंग आइडियोलॉजी में वर्क करते हैं और जो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं वो राइट विंगर की जो आइडियोलॉजी है उस पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के जो टाइज़ हैं उनकी जो रूट्स हैं वो ओबामा और बाइडेन के जो एरा था उस टाइम से हैं। अब अगर जो बाइडेन फिर से आ जाते हैं तो इंडिया यूएस की जो पॉलिसी है उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चेंजेस आने वाले हैं। जो ट्रंप हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक पॉलिसी को उठाया और जो पॉलिसी है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट फोकस किया था। जो एशिया पैसिफिक जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो काउंटर चाइनीज़ जो है वो कर सकें। इसी तरह से डोनाल्ड जो ये ओबामा हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी 2015 की विज़िट में उन्होंने फर्स्ट इंडिया यूएस विज़न स्टेटमेंट साइन किया था इस सब्जेक्ट पे। अब राइटर का कहना है कि जो बाइडेन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम पाथ नहीं रखेंगे जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का है या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पेम्पियो हैं उनका है। वो एक मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट रखेंगे इंडिया के साथ जिससे कि इंडिया और यूएसए का मिलिट्री कोऑपरेशन जो है बढ़े और कैसे यूएस जो है वो हार्डवेयर जो इंडिया को सेल करता है उसकी जो मात्रा है वो बढ़। अब यहाँ पे इंडिया का कुछ बेनिफिट भी हो सकता है जो कि इंडिया का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो ट्रेड का स्टेटस है वो भी वापस आ सकता है। साथ में मिनी ट्रेड डील यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से जो डील है वो भी हो सकती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे वो रिस्ट्रिक्शन भी ठीक हो सकते हैं बिकॉज़ जो बाइडेन ने अपने कैंपेन में ये बात बोली है कि जो एमिग्रेंट्स इंडियन एमिग्रेंट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्लियर किया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है जैसे कि स्पेशली यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप हैं जैसे कि मिस हैरिस कमला हैरिस जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो देन माइक वार्नर प्रेमिला जयपाल वो पर्टिकुलरली जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और कास्ट बेस्ड जो वायलेंस है एक्शन अगेंस्ट जो भी एनजीओ के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसके ऊपर वो पर्टिकुलरली वोकल हैं। मीडिया फ्रीडम के ऊपर वोकल हैं। ट्रंप ने हमेशा इन एरियाज से जो है वो बचने की कोशिश की है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अब इंटरनेशनल जो आउटलुक हो सकता है जो बाइडेन का जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी कंट्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल लिया यूनेस्को से बाहर निकाल लिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल लिया तो और जॉइंट कमीशन प्लान ऑफ एक्शन ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए जो है वो बाहर चला गया। साथ में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो बाहर चला गया एंड जो ट्रेडिशनल ट्रांस एटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक अलाइंसेस हैं उससे भी वो बाहर निकल गया। तो इसके बाद अब देखना होगा कि कैसे आखिर जो बाइडेन जो हैं वो इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं और इंडिया को जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही साथ अब जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया को अपने रिलेशन जो है जो बाइडेन के साथ भी ठीक ठाक जो है वो बनाने चाहिए। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है कि कैसे जो अगर एक चाइल्ड मैरिज होती है पर्टिकुलरली तो चाइल्ड मैरिज के बाद जो पर्टिकुलरली जो कम एज में
जो गर्ल्स हैं वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर होती है, वो स्टंटिंग और इससे कि हाई लेवल ऑफ स्टंटिंग और वेस्टिंग इंडिया में होती है। तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट को जो है वो अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ पे 67 पेज का जो जजमेंट आया, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष रेड्डी ने ये बात बोली कि रीज़नेबल ये नीड है कि जो वाइफ है जो कि डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, उसको उसी दिन से जो है वो मनी जो है प्रोवाइड करना चाहिए जब से कि उसने केस फाइल किया है। तो ये इस आर्टिकल में बात की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसमें बात की जा रही है कि जो जीएसटी है वो मोबिलिटी के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट को वो जीएसटी इसके ऊपर हटा देना चाहिए जिससे कि कॉस्ट कम हो जाएगी और ये जो क्रिपल्ड पीपल हैं उनकी भी हेल्प हो सकती है। ये आर्टिकल में बात की गई है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।